नमस्कार दोस्तों, द्रोण सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आप देख सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक होता है ये अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन, यानी कि पृथ्वी और उसके भीतर जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब उसके भीतर जो मात्राएं हैं, कौन सा रॉक है, कौन सा मिनरल है और कितनी उसकी कंपोजिशन है, कितने अमाउंट में वो है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये जियोमॉर्फोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एज इट इज जैसे हमारी प्रोसेस है, आपको पता है, आप जानते हैं, वाकिफ है सब चीजों से, कि एक नोटबुक एक पेन आप लेके बैठ जाएंगे एंड देन आफ्टर फिर हम डिस्कशन को शुरू करते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात कि यहां से मेंस के क्वेश्चन जो हैं वो मैंने लास्ट क्लासेस जो की हैं वहां से मेंस के क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर में मिलेंगे आपको। यहां से मेंस के क्वेश्चन आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज में और अदर स्टेट पीसीएस में भी आए हैं। दैट डिस्कस अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, डिस्कस अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन हो गया। तो अब आपको क्या लिखना है वहां पर आपके पास क्या कंटेंट होना चाहिए, वहां पर आपके पास क्या डेटा होना चाहिए। तो अब मैं आपको यहाँ शुरू से लेके और लास्ट तक मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, एक एक चीज डिस्कस करूंगा। और एक बात मैं बता देता हूं कि यहां पर जब हम डिस्कशन शुरू करेंगे तो एक चीज याद रखेंगे आप कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां जो टॉपिक होते हैं वो थोड़े से फिजिक्स के साथ ओवरलैप करते हैं। तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपना एकदम कंसंट्रेशन लेवल बना के बैठना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप लिख रहे होंगे, जब आप नोट कर रहे होंगे, उसके बाद आपको उन सिनॉप्सिस को रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। अनटिल अनलेस आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो एक पेज ले लो, एक नोटबुक ले लो और सबसे पहले हेडिंग लगाओ दैट अर्थ एंड इट्स इंटीरियर्स, यानी कि अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन। सो पुट ए हेडिंग दैट अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन, अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन। अब देखो, जब हम अर्थ की बात करते हैं, जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो अर्थ क्या है, अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लेनेट। डेंसेस्ट प्लेनेट का मतलब ये है कि लास्ट क्लासेस जो हुई थी वहां भी मैंने आपको समझाया था कि हम ये कहते हैं, सो स्टार्ट राइटिंग पॉइंट नंबर 1 दैट अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लेनेट। डेंसेस्ट प्लेनेट का मतलब ये है कि सबसे भारी ग्रह है, कि इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है, वो इसका घनत्व क्या है, सबसे ज्यादा है। लगभग इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी है 5 to 5.5, लगभग 5 से 5.5। हम इस स्पेसिफिक डेंसिटी की बात करते हैं, तो स्पेसिफिक डेंसिटी की बात करते हैं तो हम यूनिट का यूज नहीं करते हैं, हमने कहा डेंसेस्ट प्लेनेट है। दूसरी बात हम कहेंगे दैट अर्थ इज द ब्लू प्लेनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, अर्थ इज कॉल्ड एज द ब्लू प्लेनेट, यानी कि ये क्या है, नीला ग्रह है। अब बात आती है कि नंबर 3 इज अर्थ इज नॉट ए मोनोलिथ। अर्थ इज नॉट ए मोनोलिथ। ये जो लिथ वर्ड है, इस लिथ शब्द का अर्थ होता है रॉक्स, इसका अर्थ होता है चट्टाने, यानी कि अर्थ इज नॉट ए मोनोलिथ का मतलब ये हो गया कि इट इज नॉट ए सिंगल रॉक, कि यहां पर केवल और केवल एक रॉक नहीं मिलती है। अर्थ इज नॉट ए सिंगल रॉक, यानी कि अर्थ क्या है, यहीं पर लिखेंगे दैट अर्थ इज लेयर्ड, दैट अर्थ इज लेयर्ड, कि पृथ्वी में क्या है, परतें हैं। हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी क्या है, परतदार है। अब ये जो परतदार पृथ्वी है ये किस तरीके से परतदार है, यहां पर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से मिनरल हैं, उन चीजों के बारे में हमें जानना है। तो लिखेंगे अर्थ इज लेयर्ड। और पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे इट इज द लाइक ए स्फीयर। हमें पता है कि पृथ्वी कैसी है, एक स्फीयर की तरह है। और यहां पर क्या है, जोन्स ऑफ द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। यहां पर क्या है, जोन ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। अब जब हम कहते हैं कि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का जो मीनिंग होता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का जो अर्थ होता है, वो अर्थ क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का अर्थ होता है कि जैसे उनके केंद्र एक होंगे, उनका सेंटर एक होगा। ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक, ये क्या है, स्फीयर है, और इनका केंद्र जो है, इनका सेंटर जो है, वो इनका सेंटर क्या है, एक है, इनका सेंटर कॉमन है। अब हम कहते हैं कि ये जो लेयरिंग है अर्थ की, इस लेयरिंग को एक्सप्लेन कब किया गया, ये लेयरिंग कैसे एक्सप्लेन हुई, ठीक है। तो लिखते रहना साथ के साथ, कुछ भी छोड़ना मत, क्योंकि मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूं ना, ये सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, लिखने हैं। तो हम कहेंगे कि जो अर्थ की लेयरिंग है, इस लेयरिंग को बेस्ट एक्सप्लेन जो करता है वो करता है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस।
हम कहते हैं कि नेबुलर हाइपोथेसिस इसको बेस्ट एक्सप्लेन करता है। कैसे एक्सप्लेन करता है? अब एक बात को समझना, एक बात को जानना। देखो, नेबुलर थ्योरी कहती है कि जो गैसेज हैं और जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो गैसेज हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो नेबुला से बना है। तो जो गैस और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो स्लोली ग्रेजुअली क्या हो जाते हैं? कूल डाउन हो जाते हैं। वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं। जब वो डस्ट पार्टिकल और वो जो गैसेज हैं वो स्लोली ग्रेजुअली कूल हो जाते हैं, तो विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? किसी भी चीज को खींचता है नीचे की तरफ। तो विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो हैवी चीजें हैं वो कहां चली जाती हैं? नीचे चली जाती हैं। जो लाइट चीजें हैं, जो हल्की हैं, वो हल्की चीजें कहां जाती हैं? ऊपर आ जाती हैं। तो इस प्रोसेस में एक टर्म यूज होती है जिसे कहा जाता है ग्रेविटी कोलैप्स। जिसे क्या कहा जाता है? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेविटी कोलैप्स। तो ग्रेविटी कोलैप्स क्या होता है? ग्रेविटी कोलैप्स क्या होता है? ग्रेविटी कोलैप्स हम लिखेंगे दैट ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस था, इस नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या था कि जो हमारी गैसेस थी और जो हमारे डस्ट पार्टिकल थे, जो धूल के कण थे, वो गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? स्लोली ग्रेजुअली कूल डाउन होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। फिर क्या काम करता है? ग्रेविटी काम करता है। जब ग्रेविटी काम करता है तो क्या होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो कहां चले जाते हैं? हैवी पार्टिकल्स नीचे चले जाते हैं। जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो कहां जाते हैं? वो लाइट पार्टिकल्स कहां जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। अब समझो बात को, जो हैवी पार्टिकल्स थे वो नीचे चले गए, जो लाइट पार्टिकल्स थे वो कहां गए? ऊपर आ गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम अर्थ की डेंसिटी की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे अर्थ की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी? बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने हो सकता है पहले पढ़ रखा हो, तो आपने पढ़ा होगा दैट कोर इज द डेंसेस्ट, कि कोर जो है वो सबसे भारी है। क्यों है कोर सबसे भारी? क्यों है? क्या कारण है? तो कोर के सबसे भारी होने का कारण यही है कि जो हैवी पार्टिकल थे वो नीचे जाते गए और जो लाइट थे वो लाइट कहां थे? इकट्ठे होते चले गए, ऊपर इकट्ठे होते चले गए। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ? अर्थ के जो लेयर्स हैं उन लेयर्स का निर्माण हुआ। मीन्स हम ये कहेंगे दैट इंटीरियर्स आर वेरी हैवी। हमने क्या कहा? दैट इंटीरियर्स आर वेरी हैवी एंड वेरी डेंस एलिमेंट्स। तो हमने लिखा दैट interiors of the earth are very heavy and dense elements कि पृथ्वी जो है उसके इंटीरियर में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? हैवी है। वो क्या है? डेंस है। और ये ज्यादातर क्या है? मोस्ट ऑफ दीज आर ऑक्साइड्स। अभी बताऊंगा मैं अभी आपको कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जस्ट एक बार लिख लो आप। मोस्ट ऑफ दीज आर ऑक्साइड्स, ये ज्यादातर क्या होते हैं? ऑक्साइड्स होते हैं। मच ऑफ दीज आर ऑक्साइड्स। तो हमने कहा कि ये जो ज्यादातर हैं ये ज्यादातर क्या है? ऑक्साइड्स हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर ऑक्साइड्स। लिखो इसको, दैट मोस्ट ऑफ दीज आर ऑक्साइड्स। इनमें से ज्यादातर क्या है? ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड्स हैं। तो हम कहते हैं कि हमारी जो इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ है, उस इंटीरियर्स ऑफ अर्थ में हमारे पास 3 लेयर है। हमारे पास अर्थ का क्रस्ट है, हमारे पास मेंटल है और हमारे पास क्या है? कोर है। तो हम कहते हैं, राइट डाउन, दैट वी हैव द क्रस्ट, देन वी हैव द मेंटल एंड लास्ट वी हैव द कोर। हमारे पास ऐसे है। तो हम कहते हैं कि अर्थ की जो लेयरिंग है इसमें ये क्या है? सबसे पहले क्या है? क्रस्ट है, फिर क्या है? मेंटल है, और फिर क्या है हमारे पास? सबसे लास्ट में कोर है। तो आपने कहा ठीक है सर, सबसे पहले हमारे पास अर्थ का जो है वो क्रस्ट है, देन आफ्टर हमारे पास मेंटल है एंड देन आफ्टर हमारे पास कोर है। अब हमने कहा कि हमें एक बात का पता चल गया कि जो हमारे पास क्रस्ट है वो क्या होगा? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी। कि क्रस्ट क्या होगा? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मेंटल ही कहते हैं एंड दिस इज कोर। तो हमने कहा कि ये क्या होगा? सबसे हल्का होगा, ये उससे भारी होगा, ये उससे भारी होगा। अब ये जो क्रस्ट है, ये जो मेंटल है और ये जो कोर है, देखो मैंने पहले बताया था
बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ बैठना है इस क्लास में आपको, ठीक है। अनटिल अनलेस आप फुल ऑफ कंसंट्रेशन नहीं बैठेंगे, चीजें दीज थिंग्स विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हमने कहा कि ये किससे बने हुए हैं, इनमें कुछ रॉक्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ क्या है, मिनरल्स है। अब यहां पर एक वर्ड यूज हुआ कि हमने कहा कि यहां पर क्या है, मिनरल्स है। हमने कहा यहां पर क्या है, मिनरल्स है। मिनरल्स की जो हिंदी होती है वो होती है खनिज। तो आप कहते हैं कि मिनरल्स क्या है, मैंने आपसे जनरली पूछा कि मिनरल्स क्या है, तो आपने कहा कि सर मिनरल्स तो वो होते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं, मतलब मिनरल्स तो वो होते हैं विच आर माइंड फ्रॉम द अर्थ, कि जिनको हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। मिनरल्स, तो मिनरल्स किससे आया है, माइंस से, कि द रिसोर्सेज विच आर माइंड फ्रॉम द अर्थ, जो पृथ्वी से खोद कर निकाले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, एक डेफिनेशन होगी दैट मिनरल्स जो हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, दे आर एज ए रिसोर्स, ठीक है, वो एक संसाधन है। अच्छा, दूसरी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स, कि ये क्या मिलते हैं, ये नेचुरली मिलते हैं, प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं, और मोस्टली क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। ये ज्यादातर क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, कि ये क्रिस्टलाइन होते हैं, इनके क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। तीसरा क्या होता है, दे आर इनऑर्गेनिक, दे आर इनऑर्गेनिक। अब आप कहेंगे इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, आप कहते हैं ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक का मतलब हो जाता है कार्बन कंटेंट। इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक का मतलब ये हो गया कि दे डू नॉट हैव द लाइफ फॉर्म्स, कि इनमें क्या नहीं होती, नॉट लाइफ फॉर्म्स, कि इनमें कोई जीव नहीं होते, दे डू नॉट हैव द लाइफ फॉर्म्स। और जो मिनरल्स होते हैं, देखो यहां एक बात समझो, यहां एक बात समझो कि ये समझना है कि इनऑर्गेनिक का मतलब मैंने क्या कहा, कंफ्यूज मत होना। इनऑर्गेनिक का मतलब कि ये कहा कि दीज डू नॉट हैव द लाइफ फॉर्म्स, कि इनके भीतर क्या नहीं होती, लाइफ फॉर्म्स नहीं होती। अब मैं कहता हूं आपसे कि जो कोल है और जो ऑयल है, जो कोल है और जो ऑयल है, ये मिनरल्स हैं, बताओ। आप लोग खुद सोचना, बाद में आप इस क्लास को जब देख रहे होंगे तो आप खुद एक बार रियलाइज करना, एक बार खुद सोचना कि यार ये कोल है और ये ऑयल है, क्या ये मिनरल्स है? तो कोल और ऑयल क्या है, ऑर्गेनिक है। कोल और ऑयल क्या है, मैंने क्या कहा, मिनरल्स क्या होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे, कार्बन नहीं होगा। ये कोल एंड ऑयल क्या है, ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक है तो दे आर नॉट द मिनरल्स। ये क्या है, रॉक्स है। कोल क्या है, कोल मिनरल नहीं है, कोल इज ए रॉक। ऑयल मिनरल नहीं है, ऑयल इज ए रॉक। तो कोल एंड मिनरल्स आर ऑर्गेनिक एंड दे आर नॉट मिनरल्स। ये मिनरल्स नहीं है बट ये क्या है, रॉक्स है। देखो क्या होता है कि जनरली आपने पढ़ा होगा तो आपने सीधा सा एक चीज से पढ़ ली होगी। जब भी आपने मान लो पहले जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने सीधा लिखा होगा कि क्रस्ट लिखो, मेंटल लिखो, कोर लिखो। क्रस्ट में ये होता है, मेंटल में ये होता है, कोर में ये होता है। मेरा पढ़ाने का वो तरीका नहीं है कि बेसिकली ये चीज शुरू कहां से हुई। यहां पर क्या है, मिनरल्स है। तो सबसे पहली बात हमें ये तो पता हो कि यार मिनरल होता क्या है, खनिज होते क्या है, ठीक है। तो हमने कहा इसकी दो डेफिनेशन होती है। एक इसकी डेफिनेशन होती है दे आर माइंड फ्रॉम द अर्थ, कि जब हम इसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये सीधे से वो हैं कि जो पृथ्वी से क्या खोद कर निकाले जाते हैं। और दूसरा जब हम इसकी केमिकल डेफिनेशन पढ़ते हैं तो केमिकल डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम मिनरल्स में जानते हैं कि नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं, दे आर क्रिस्टलाइन, दे आर इनऑर्गेनिक, दे डू नॉट हैव द लाइफ फॉर्म्स। ये क्या है, दे डू नॉट हैव द लाइफ फॉर्म्स। और मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द रॉक्स। अब क्या पढ़ेंगे हम, अब क्या कहेंगे हम, अब हम कहेंगे कि जो मिनरल्स होते हैं, ये जो मिनरल्स होते हैं आर बिल्डिंग, मिनरल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रॉक्स। ये चट्टानें जो होती हैं उनके क्या होते हैं, आधार होते हैं। जैसे हम कह देते हैं ना कि हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। तो हम कह देते हैं कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी छोटे 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 सेल होते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, देन हमारी बॉडी क्रिएट होती है। तो मिनरल्स क्या है, मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द रॉक्स। सो लिख लो इसको,
बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द रॉक्स, और फिर रॉक्स से क्या बनता है, अर्थ बनता है। सो मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द रॉक्स एंड द अर्थ, एंड द अर्थ। भाई रॉक से अल्टीमेटली फिर क्या बनती है, हमारी अर्थ बनती है। तो मिनरल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द रॉक्स एंड द अर्थ, एंड द अर्थ। तो हम कहेंगे ये जो मिनरल होते हैं, ये मिनरल क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनकी कैटेगरीज होती है। इनकी जो कैटेगरीज होती हैं वो अलग अलग कैटेगरी होती है कि क्या क्या कैटेगरी के मिनरल हैं। तो हम कहेंगे कि जो मिनरल है वो मिनरल क्या क्या है। देखो मिनरल क्या क्या है, हमने कहा कि मिनरल्स, मैंने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ देम आर ऑक्साइड्स। तो हमने कहा कि सबसे पहले एक मिनरल होते हैं जिन्हें कहते हैं सिलिकेट मिनरल्स, सिलिकेट मिनरल्स। तो जो सिलिकेट मिनरल्स हैं, सिलिकेट मिनरल्स हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये लिखेंगे साथ के साथ। ये आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देके। तो सिलिकेट मिनरल क्या है, सिलिकेट मिनरल है क्वार्ट्स। मैं बता दूंगा, अभी आपको दिखा दूंगा, अभी आप लिख लो, हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, सिलिकेट मिनरल्स लाइक क्वार्ट्स। जो सल्फेट मिनरल्स हैं, सल्फेट मिनरल्स, तो सल्फेट क्या होता है, सल्फेट मिनरल्स होते हैं एज लाइक जिप्सम, एज लाइक जिप्सम। तो जिप्सम क्या हो गया, एज लाइक जिप्सम, जिप्सम इज द सल्फेट मिनरल। सल्फाइड्स क्या होते हैं, एज लाइक लेड। सल्फाइड्स क्या होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, सल्फाइड मिनरल्स होते हैं एज लाइक लेड। लेड किस में आता है, लेड किसका एग्जांपल है, सल्फाइड मिनरल्स का। ऑक्साइड्स जैसे आपका आयन, हेमेटाइट, ऑक्साइड्स जो होते हैं, ऑक्साइड मिनरल्स जैसे आपका हेमेटाइट। तो हेमेटाइट क्या होता है, हेमेटाइट आयन होता है, ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। तो Fe2O3, Fe3O4, ये क्या हो गया, हैलाइड, हैलाइड मिनरल्स। तो हैलाइड्स क्या होते हैं, एज लाइक हैलाइड्स, NaCl, एज लाइक्स NaCl। तो NaCl क्या हो गया, हैलाइड मिनरल्स। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल ऑफ दीज आर मिनरल्स। ये सारे क्या हैं, मिनरल्स हैं। अब हम कहते हैं कि हमारी जो अर्थ का क्रस्ट है, तो ये मैंने आपको जस्ट एक जो है ना वो फैक्चुअल नोट बता दिया, आपको दिखा दिया मैंने कि ये आपको क्या करने हैं, याद करने हैं सिंपली, इसका कोई इलाज नहीं है। अब हम कहते हैं कि हमारा जो क्रस्ट है, हमने क्या कहा, बेसिकली हमारा डिस्कशन किस पे था, हमारा डिस्कशन था अर्थ का क्रस्ट, अर्थ का मेंटल और अर्थ का कोर। तो हम कहते हैं कि हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है, वो क्रस्ट क्या है, सबसे लाइट है, क्रस्ट क्या है, सबसे हल्का है, ठीक है जी। सबसे पहले क्रस्ट होता है और क्रस्ट इज द लाइटर। उसके बाद मेंटल क्या है, उससे थोड़ा सा हैवी है, और जो कोर है वो कोर क्या है, सबसे ज्यादा हैवी है। तो क्रस्ट किससे बनता है, तो लिखो क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम। यहां पर जो ऑक्सीजन है और जो सिलिका है, जो ऑक्सीजन है और जो सिलिका है, ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द मिनरल्स। ये क्या करते हैं, दे फॉर्म द मिनरल्स कॉल्ड एज द सिलिकेट्स। ये वो मिनरल बनाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें सिलिकेट कहा जाता है। उसके बाद हमने कहा जो ऑक्सीजन है, ये तो गैस है ना, ये कितने परसेंट है, दिस इज 47%, इट इज मैक्सिमम, दिस इज 47%। और जो सिलिका कंटेंट है, दिस इज 28%। अब आप एक बात देखो कि अर्थ का जो क्रस्ट है, उस अर्थ के क्रस्ट के जो दो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हो गए, वो क्या हो गया, ऑक्सीजन और सिलिका हो गए, ऑक्सीजन और सिलिका हो गए। और ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं, ये दोनों क्या क्रिएट करते हैं, दे फॉर्म द मिनरल्स। और ये जो मिनरल फॉर्म करते हैं, उन मिनरल्स को क्या कहा जाता है, दोज मिनरल्स आर कॉल्ड एज द सिलिकेट्स। आपको ये चीजें नई लग रही होंगी, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे कि जिन्होंने पहले जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी, बट उनको ये चीजें नई महसूस हो रही होंगी, यार ये क्या हो रहा है। यहीं से सवाल आता है। अनटिल अनलेस आप ये चीज नहीं समझेंगे, तो आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो बाकी जो लोग लिख रहे हैं और आप लिख रहे हैं वो बराबर ही तो है। फर्क क्या है, आप डिफरेंट कैसे हैं, और आप देखेंगे तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ये चीजें जाननी पड़ेंगी। मैं वो नई चीज नहीं चाहता कि मैं बिल्कुल आसान चीजें करवा दूं और वो चीजें करवा दूं कि तुम्हें अच्छी लगे, कि हाँ यार मेरे को अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं वो करवाऊंगा जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अच्छी नहीं लगे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, उसका कोई समाधान नहीं है। ठीक है, तो लिखो इसमें दैट क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, ठीक है, एंड वन इज द आयन,
कैल्शियम, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम। तो अर्थ का जो क्रस्ट है वो अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयन, कैल्शियम एंड सोडियम, सोडियम, सोडियम। और जब हम बात करते हैं अर्थ एज ए होल तो यही लिख लो कि ये तो किसकी कंपोजिशन है, ये तो केवल और केवल क्रस्ट की कंपोजिशन है। लेकिन अगर मैं कहता हूं दैट कंप्लीट अर्थ जो है हमारी, अर्थ एज ए होल, उस अर्थ की कंपोजिशन क्या है, कि पूरी पृथ्वी की अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो पूरी पृथ्वी की कंपोजिशन की बात करते हैं तो आयन है सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द आयन 35%, ऑक्सीजन इज 30%। तो अर्थ एज ए होल इज मेड अप ऑफ आयन, इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 30% है, आयन जो है वो 35% है, सिलिका है, सिलिका है, मैग्नीशियम है, सिलिका है और मैग्नीशियम है। यहां जो सिलिका होती है वो सिलिका है अप्रोक्सीमेटली 15%, सिलिका है, मैग्नीशियम है, निकल है एंड सल्फर है, निकल है और सल्फर है। तो मैं दोबारा समझाता हूं, मैंने आपसे क्या कहा, पहले इसको लिखो, दैट क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयन, कैल्शियम एंड सोडियम, while the earth as a whole it is made up of iron, it is made up of O2, it is made up of silica, magnesium, nickel and the sulfur, and the sulfur, and the sulfur। अब हमें पता है कि अर्थ के क्रस्ट जो है वो, अर्थ का क्रस्ट क्या है, सबसे अपर पार्ट है। तो अर्थ के क्रस्ट से और जब हम डीप जाएंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, डेंस होंगे। तो अर्थ का जो अपर पार्ट है इट इज मेड अप ऑफ द लाइट एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स क्या हो गए, ये लाइट एलिमेंट्स हो गए कि नहीं हो गए, बताओ। ऑक्सीजन, सिलिका, ये जो एलिमेंट्स हो गए ये क्या हो गए, लाइट एलिमेंट्स हो गए। लेकिन जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे क्या आता है, नीचे आता है मैग्नीशियम, नीचे आता है निकल। तो मैग्नीशियम हो गया, निकल हो गया, ये क्या है, दीज आर हैवी एलिमेंट्स, these are heavy elements। as we go deep these are the heavy elements। ये क्या है, heavy elements हैं। तो अर्थ के क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो सबसे नीचे जब हम जाते हैं तो नीचे हमें heavy elements दिखाई देते हैं, heavy elements दिखाई देते हैं, heavy elements दिखाई देते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि क्रस्ट जो है उसमें ऑक्सीजन है, सिलिका है, और ये क्या बनाते हैं मिलकर, सिलिकेट मिनरल्स बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं मिलकर, ये सिलिकेट मिनरल्स बनाते हैं। तो इसको लिखो, दीज फॉर्म द सिलिकेट मिनरल्स, दीज फॉर्म द सिलिकेट मिनरल्स, दीज फॉर्म द सिलिकेट मिनरल्स, ठीक है। और ये जो सिलिकेट्स हैं, ये जो सिलिकेट्स हैं, ये जो सिलिकेट्स हैं, अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, ये जो सिलिकेट्स हैं, लिखो दैट सिलिकेट्स आर मोर अबंडेंट इन द आउटर लेयर्स। लिखो दैट ये जो सिलिकेट्स हैं, मैंने क्या बताया कि ये सिलिकेट्स कहां हैं, अपर लेयर्स में है। सिलिकेट्स आर मोर अबंडेंट इन आउटर लेयर्स, इन आउटर लेयर्स, यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी परतें हैं वहां पर सिलिकेट ज्यादा मिलेंगे। These silicates are more abundant in the outer layer, these silicates are more abundant in the outer layers। और कुछ कॉमन सिलिकेट्स हैं, कुछ कॉमन सिलिकेट्स हैं जिनके नाम इस तरीके से हैं। सो देयर आर सम कॉमन सिलिकेट्स, देयर आर सम कॉमन सिलिकेट्स। जो कॉमन सिलिकेट्स हैं वो कॉमन सिलिकेट्स क्या क्या हैं, देखो इसमें आता है सबसे पहले क्वार्ट्स, सबसे पहले आता है क्वार्ट्स। सो मैंने आपको क्या बताया, ये देखो सिलिकेट मिनरल्स जो हैं वो, सिलिकेट मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिलिकेट मिनरल में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वार्ट्स, जो हमारे अर्थ के आउटर लेयर्स हैं उन आउटर लेयर्स में मिलता है, दैट इज क्वार्ट्स, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स। यही सीरीज में याद रखना, मैं एक सीरीज लिखवा देता हूं, सीरीज लिखवा देता हूं। सबसे पहले लिखो क्वार्ट्स, देन आफ्टर लिखो क्वार्ट्स के बाद फेल्डस्पार, फेल्डस्पार, क्वार्ट्स,
then feldspar, then orthoclase and plasioclase, orthoclase and plasioclase। अब आपको कईयों को लग रहा होगा कि ये क्या है यार, ये क्या है, यही है इंपॉर्टेंट। क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, ऑर्थोक्लेज, प्लेजियोक्लेज, मस्कोवाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मस्कोवाइट, बायोटाइट, एम्फीबोल, पायरोक्सिन, और सबसे लास्ट में आता है ओलिवाइन। पायरोक्सिन और फिर आता है ओलिवाइन। तो लिखो इसको, दैट एम्फीबोल, फिर आता है पायरोक्सिन एंड देन आफ्टर आता है ओलिवाइन, सो दीज आर द सम कॉमन सिलिकेट्स, दैट इज क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, ऑर्थोक्लेज, प्लेजियोक्लेज, मस्कोवाइट, बायोटाइट, एम्फीबोल, पायरोक्सिन और ओलिवाइन। और अब मैं आपको बता देता हूं कि ये सीरीज में ही याद रखना है, QFOMBAPO, ठीक है। तो ये QFOMBAPO, ठीक है, निमोनिक्स बना लेना अपना, QFOMBAPO, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, ऑर्थोक्लेज, प्लेजियोक्लेज, मस्कोवाइट, बायोटाइट, एम्फीबोल, पायरोक्सिन, ओलिवाइन, एम्फीबोल, पायरोक्सिन एंड ओलिवाइन। अब क्या है कि ये ऊपर से नीचे तक इसी सीरीज में क्यों लिखना है? ये इसी सीरीज में इसलिए लिखना है कि अब हम अर्थ के आउटर लेयर से और इनर लेयर्स की तरफ जा रहे हैं। हमारी आउटर लेयर में ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और इस तरीके से हम आउटर लेयर से कहां तक जा रहे हैं? इनर लेयर्स तक जा रहे हैं। तो इनर लेयर तक जा रहे हैं तो यहां एक बायोटाइट है। ये बायोटाइट क्या होता है? इसमें लिख लो कि बायोटाइट एक्ट्स एज ए ट्रांजिशन जोन। बायोटाइट एक्ट्स एज ए ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन को हिंदी में कहते हैं कि बायोटाइट कैसे काम करता है? एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में काम करता है। बायोटाइट एक्ट्स एज ए ट्रांजिशन जोन, कि ये ट्रांजिशन मिनरल है। ये क्या है? ये ट्रांजिशन मिनरल है। क्यों है ट्रांजिशन? इसलिए है कि इससे ऊपर जो मिनरल लिखे हैं हमने, ये यहां से यहां तक, इनको हम क्या कहते हैं? लिखो, इन मिनरल्स को हम कहते हैं दीज आर NFMS। दीज आर NFMS। लिखते रहेंगे साथ के साथ। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड एज NFMS। तो NFMS का मतलब होता है कि नॉन फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स। नॉन फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स, दीज आर NFMS। कहां तक? क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, ऑर्थोक्लेज, प्लेजियोक्लेज और मस्कोवाइट। बायोटाइट ट्रांजिशन मिनरल का काम करता है। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो नीचे क्या है? ये क्या है? ये है FMS। ये वो FMS नहीं है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। दीज आर फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स। These are ferromagnesium silicates. These are ferromagnesium silicates. अब क्या है कहानी इनकी? इनकी कहानी क्या है कि ये जो नॉन फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स हैं, ये कहां पर मिलते हैं? आउटर लेयर्स में मिलते हैं। ये कहां पर मिलते हैं? ये इनर लेयर्स में मिलते हैं। अगर ये आउटर लेयर्स में मिलते हैं तो ये क्या है? ये लाइट है। लाइटर होंगे, हल्के होंगे। अच्छा, ऑब्वियसली दे आर लाइट इन कलर। इनका जो कलर होगा वो कलर भी क्या होगा? हल्का होगा। इनकी प्रॉपर्टीज हैं कि दे आर लाइट, और ये क्या है? नॉन फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स क्या है? लाइट इन कलर। दे आर मोर एसिडिक। इनका जो नेचर है वो नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है। मतलब ये अम्लीय है।
इनकी जो स्थिति है वो अम्लीय है, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है दे आर फेल्सिक रॉक्स, दे आर फेल्सिक रॉक्स, दे आर फेल्सिक रॉक्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फेल्सिक रॉक्स। तो एफएमएस क्या हो गए, इसका उल्टा हो गया, क्या हो गया इसका उल्टा, ये लाइट थे, ये लाइट थे ना, तो ये थोड़े से क्या हो गए, हैवी हो गए, हैवी हो गए। ये लाइट इन कलर थे, इनका जो कलर था वो थोड़ा सा लाइट था, तो ये क्या हो गए, डार्क इन कलर हो गए, डार्क इन कलर हो गए। ये क्या है, ये क्या है, दे आर एसिडिक, तो ये एसिडिक है, तो ये क्या हो गए, ये बेसिक हो गए, ये बेसिक हो गए। और अगर ये फेल्सिक हैं तो ये क्या हो गए, मैफिक हो गए, दे आर मैफिक रॉक्स, दे आर मैफिक रॉक्स, दे आर मैफिक रॉक्स। दे आर मैफिक रॉक्स। यहां पे एक कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, पहले इसको लिख लो, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, ऑर्थोक्लेज, प्लेजियोक्लेज, मस्कोवाइट, बायोटाइट, एम्फिबोल, पायरोक्सिन, ओलिवाइन, एम्फिबोल, पायरोक्सिन, ओलिवाइन। लिखो इसको, इसको लिखो। यहां देखो, यहां देखो, ये जो ओलिवाइन है, बाकी चलो ओलिवाइन बाद में करवाऊंगा, पहले इसको लिख लो। नॉन फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स, इनको फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट कहते हैं। लाइट हैं, एसिडिक हैं, फेल्सिक रॉक हैं, हैवी हैं, डार्क हैं, बेसिक हैं और मैफिक रॉक्स हैं, मैफिक रॉक्स हैं, मैफिक रॉक्स हैं। अब देखो एक बात समझो, जब हम कहते हैं कि लावा बाहर निकलता है, ठीक है, लेट अस सपोज ये क्या है, ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। यहां से क्या हुआ कि कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ, और वो वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद यहां से लावा बाहर निकला, यहां से अर्थ के सरफेस को पंचर किया और ये लावा बाहर निकला। तो लावा बाहर निकलने के बाद दो पॉसिबिलिटी है कि एक तो लावा आराम से स्लोली बाहर आ जाएगा, और स्लोली बाहर आने के बाद इट विल स्प्रेड इनटू लाइक सीड्स, ये सीड्स में बिखर जाएगा, ऐसे क्या बन जाएंगी, लावा सीड्स बन जाएंगी। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये अर्थ का सरफेस था, यहां से लावा बाहर निकल रहा था, ये जो लावा बाहर निकल रहा था इसने अर्थ के सरफेस को पंचर किया और ये यहां एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, और ये एक्यूमुलेट होने के बाद यहां से फिर क्या निकलता है, एकदम एक्सप्लोजन होता है। ये दो कंडीशन पॉसिबल है। अब हम कहेंगे कि जो लावा होता है जिसके अंदर क्या होता है, फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्वाइटली बाहर निकलता है, वो धीरे 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 क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। वो जो लावा जिसके अंदर NFMS होता है, नॉन फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स, बात को समझना, वो क्या होता है, वो क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि लावा बाहर निकला, लावा बाहर निकला, तो एक तो लावा क्या निकल गया, सीड्स के रूप में फैल गया। लावा किसके रूप में फैल गया, सीड्स के रूप में। तो ये कौन सा लावा है, ये बसाल्ट लावा है, ये बसाल्ट था, समझना इसको बात को। बसाल्ट की क्या बन जाती हैं, लावा प्लेट्यूज बन जाते हैं, फ्लैट सीट्स बन जाती हैं। तो वो जो फ्लैट सीट बन जाती हैं, तो लावा सीट और लावा प्लेट्यू, तो इसमें लिखो इट फॉर्म्स लावा सीट्स, ये क्या बनाता है, लावा सीट्स, और ये क्या बनाता है, लावा प्लेट्यूज, लावा सीट्स और लावा प्लेट्यू बना देता है। जबकि जो लावा यहां से निकल रहा था और डोम लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, वो क्या होता है, वो क्या होता है, यहां से टॉल वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। इसके एग्जाम्पल नहीं दूंगा अभी से एग्जाम्पल दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा और एक टाइम आएगा तब इसको एग्जाम्पल दूंगा, तब दोबारा इसको रिलेट करूंगा यहां से कि अब सुनो, उस क्लास में जो बात बताई थी अब उसका यूज करना है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम केवल याद करो कि लावा दो तरीके से बाहर निकलता है, एक तो लावा बाहर निकल के शीट बना देता है, और एक लावा बाहर निकल के टॉल वोल्केनिक माउंटेन्स बना देता है। यहां जो लावा होता है, यहां याद करो, ये लावा एंडेसाइटिक है, या फिर ये जो लावा है ये रियोलाइटिक है। इट इज एंडेसाइटिक और इट इज रियोलाइटिक। रियोलाइटिक
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये FMS होता है। ये क्या होता है, ये जो फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स होते हैं वहां से ये इरप्शन होता है, और ये कहां से होता है, ये नॉन फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स होते हैं वहां से ये इरप्शन होता है। ठीक है, तो फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स जो हैं, FMS लावा जो है, इट इज मोर फ्लूइड, ये क्या हो जाएगा, फ्लूइड है, तो ये बह जाएगा। ठीक है, और जो NFMS है, लावा विच इज NFMS, वहां पर क्या होगा, ये एसिडिक होगा। ठीक है, देखो यहां पे मैंने लिखवाया, क्या लिखवाया आपको, कि ये जो लावा है NFMS, ये क्या है, एसिडिक है। और अगर ये लावा एसिडिक है, इफ दिस लावा इज एसिडिक, तो ये लावा एसिडिक है, तो ये दिस लावा इज थिकर, ये क्या है, थिकर है। ठीक है, मतलब ज्यादा इसकी क्या है, मोटाई है। ठीक है, दिस इज मोर विस्कस, विस्कस है, गाढ़ा है। ठीक है, तो थिकर है और विस्कस है, तो ये क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है यार, जब थिक है और विस्कस है तो प्रेशर अप्लाई होगा, और जब प्रेशर अप्लाई होगा तो एक्सप्लोजन होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर फिर एक्सप्लोजन होता है, यहां पर क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो लावा दैट इज FMS, दैट विल बी बेसिक, मोर फ्लूइड एंड इरप्शंस आर क्वाइटर, यहां पर इरप्शंस जो होंगे वो क्या होंगे, क्वाइटर होंगे। ठीक है, एंड दिस लावा इज मोर एक्सप्लोजिव। तो आपको केवल लावा समझना है कि फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स जब होते हैं तो फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स का जो लावा होता है वो कैसे बाहर निकलता है, और जो नॉन फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स होते हैं उसका जो लावा होता है वो कैसे बाहर निकलता है। ये बसाल्ट टाइप इरप्शन है, ये एंडेसाइटिक और रियोलाइटिक टाइप इरप्शन है। वन इज बसाल्ट टाइप एंड वन इज द एंडेसाइटिक और द रियोलाइटिक। यहां पर वोल्केनिक माउंटेन्स बन जाते हैं, यहां पर वोल्केनिक माउंटेन्स बन जाते हैं। क्लियर होगी बात, इज इट ओके? ठीक है, तो आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कहते हैं कि यहां पर एक मिनरल लिखा हुआ है दैट इज ओलिवाइन, ये बड़ा यूज होता है ओलिवाइन। ये जो ओलिवाइन है, ये ओलिवाइन क्या होता है, इस ओलिवाइन की स्पेशलिटी ये होती है कि जब इस पर प्रेशर अप्लाई होता है, तो प्रेशर अप्लाई होता है तो ये ऐसे फैल जाता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, एज लाइक स्पंज, हालांकि ये बैड एग्जांपल है लेकिन मैं फिर भी दे देता हूं आपको, कि स्पंज पे आपने फोर्स अप्लाई किया तो एक्सपेंड हो गया, जब आपने फोर्स रिलीज कर दिया तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो ओलिवाइन जो है वो ओलिवाइन कहां पर होता है, आप लिख लो मेंटल में होता है। ये कहां पर होता है, ये मेंटल में होता है, इट इज इन मेंटल, ये मेंटल में होता है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा कि अर्थ जो है वो डेंसेस्ट है, ब्लू प्लेनेट है, मोनोलिथ नहीं है, लेयरिंग है। लेयरिंग क्यों बनी, बिकॉज जो ग्रेविटी कोलैप्स था उसकी वजह से हैवी चीजें अंदर चली गई, लाइट चीजें बाहर आ गई। तो हमने कहा कि ये जो इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ है ये किससे बने हुए हैं, रॉक्स से। रॉक्स किससे बनती हैं, मिनरल्स से। तो मिनरल्स क्या होते हैं, तो मिनरल की डेफिनेशन हमने देखी कि मिनरल की दो डेफिनेशन होती हैं। एक तो होती है मिनरल को एज ए रिसोर्स यूज किया जा सकता है, दूसरा मिनरल्स नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, और मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द रॉक्स। तो हमने कहा कि हमारी जो अर्थ है उस अर्थ में मेनली जो क्रस्ट है उसमें क्या क्या यूज हो रखा है, कुछ कौन कौन से एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, आयन है, कैल्शियम है, सोडियम है, और अर्थ एज ए होल आयन, ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम, निकल है। तो जो ऑक्सीजन है और जो सिलिकन है ये मिलकर क्या बनाते हैं, सिलिकेट मिनरल्स, सिलिकेट मिनरल्स बनाते हैं। तो जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं वो सिलिकेट सबसे ज्यादा हमारा कॉमन होता है आउटर लेयर्स में। ठीक है, तो सिलिकेट जो होते हैं तो उस कॉमन सिलिकेट्स के नाम हमने लिखे, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, ऑर्थोक्लेज, मस्कोवाइट, बायोटाइट, एम्फीबोल, पायरोक्सिन, ओलिवाइन। हमने कहा ये ऊपर से नीचे तक ऐसे चलते हैं। तो जब ये अर्थ के भीतर ऊपर से नीचे तक चलते हैं तो ऊपर जो चीजें होंगी वो लाइट होंगी, नीचे जो चीजें होंगी वो हैवी होंगी। तो क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, ऑर्थोक्लेज, प्लेजियोक्लेज, मस्कोवाइट, बायोटाइट, एम्फीबोल, पायरोक्सिन, ओलिवाइन, ये इसी सीरीज में याद रखना है। ये चारों क्या है, नॉन फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स है, एसिडिक है। प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, कोई इलाज ही नहीं है, ना करो, कोई इलाज नहीं है, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे अपने आप याद हो जाएंगे।
ये क्या है, फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स हैं, हैवी है, डार्क इन कलर है, बेसिक है, और ये क्या है, मैफिक रॉक्स है। अब हमने कहा कि यहां से जो दोनों तरफ के जो लावा हैं, दोनों टाइप के जो लावा हैं, वो लावा मैंने आपको बता दिए कौन कौन से लावा हैं। अब हम कहते हैं, अब इसके बाद तो यहां तक की बात क्लियर हो गई है, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई है। इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है, वो अगला कंसेप्ट क्या है कि हमने कहा कि जो कंपोजिशन ऑफ अर्थ है वो क्रस्ट मेंटल कोर में कैसे है, क्रस्ट मेंटल और कोर में किस तरीके से। तो हम कहते हैं कि जो इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ है, इंटीरियर्स ऑफ अर्थ है, इसको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। कैसे डिवाइड किया जाता है, एक हम इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, और एक हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी। सो इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कि ये जो कंपोजिशन है इस कंपोजिशन के आधार पे, और दूसरा जो हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी या मैकेनिकल लेयरिंग। रिजिडिटी क्या होती है, रिजिडिटी होती है एक तरीके से आप समझ लो कि कठोरता जो होती है उसे रिजिडिटी कहते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जब हम डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं यहां पर तीन पार्ट बनते हैं इसके, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये तीन पार्ट बनते हैं। जबकि जब हम रिजिडिटी की बात करते हैं तो इसके चार पार्ट बनते हैं, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, और जो चौथा पार्ट है उसको कहते हैं बेरिस्फीयर। अब आप कहेंगे क्या ये अलग अलग हैं? नहीं, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। कोई आदमी किसी का चाचा भी हो सकता है, कोई आदमी किसी का ताऊ भी हो सकता है। तो क्रस्ट है, वो क्रस्ट से ही लिथोस्फीयर बनता है। कैसे बनता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। एस्थेनोस्फीयर है, उसमें मेंटल का कौन सा पार्ट यूज होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हमने कहा कि जब हम इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ की बात करते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी। जब हम क्रस्ट की बात करते हैं, जब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहला जो पार्ट है वो सबसे पहला पार्ट क्या है, क्रस्ट। तो ये क्रस्ट क्या है, ठीक है, ये क्रस्ट क्या है, देखो इस क्रस्ट को हम कहते हैं कि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है ओशनिक क्रस्ट, यानी कि महाद्वीपीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी। एक कॉन्टिनेंटल हो गया, एक ओशनिक हो गया, तो एक महाद्वीपीय हो गया और एक महासागरीय हो गया। तो हम कहते हैं कि ये मेरे पास क्रस्ट है, ये मेरे पास क्रस्ट है, तो ये क्रस्ट क्या हो गया, ये कॉन्टिनेंटल हो गया और ये क्या हो गया, ओशनिक हो गया। बिकॉज कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो चौड़े हैं, ब्रॉड हैं, ओशंस क्या है, नैरो है, ठीक है, उनकी विड्थ क्या है, कम है। तो मैं कहूंगा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो इसकी थिकनेस है लगभग 60 से 80 किलोमीटर के बीच में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो लगभग 60 से 80 किलोमीटर के बीच में है, और ये जो डेंसिटी है इसकी, वो इसकी डेंसिटी है लगभग 2.5 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जो घनत्व है वो इसका घनत्व है 2.5 से 3 ग्राम के बीच में। किससे बना हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको बताया, इट इज मेड अप ऑफ नॉन फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स। अब समझ में आएगा आपको कि सवाल कैसे फॉर्म होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ द नॉन फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स। समझ आई बात। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो आपकी देखो अभी हमने पढ़ा था नॉन फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट, तो यहां पर कौन से रॉक्स यूज होते हैं, फेल्सिक रॉक्स यूज हुए हैं, ठीक है, एंडेसाइट, रियोलाइट, ग्रेनाइट, तो ये क्या है, ये यहां पर यूज हुए हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है इट इज कंपैरेटिवली लाइटर, इट इज कंपैरेटिवली लाइटर, हल्का होता है। ये क्या होता है, हल्का होता है, क्योंकि सबसे ऊपरी परत है ना, तो सबसे ऊपरी परत है तो ये क्या है, हल्की परत है। जबकि हम कहते हैं कि जो ओशनिक क्रस्ट है उस ओशनिक क्रस्ट में क्या हो गया, अगर ये 60 से 80 किलोमीटर था तो इसकी विड्थ होती है 3 से 4 किलोमीटर। 3 से 4 किलोमीटर मतलब किसी जगह पर आपको हो सकता है 1-2 किलोमीटर का गैप दिख जाए, अदरवाइज 3 से 4। इसकी डेंसिटी कितनी थी, 2.5 से 3, इसकी डेंसिटी है 3.5 से 4। अब किसी किताब में तुम्हें लिखा दिख गया 4.5,
तुमने पकड़ लिया उसको कि यार एक मास्टर था वो 4 बता के गया था और यहां लिखा हुआ 4.5। डोंट किल योर सेल्फ विद दिस डेटा। थोड़ा बहुत माइनर चेंज, यहां पे मैंने 2.5 से 3 लिखा है ना, इसको मैं 2.5 से 3.5 कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे मैंने 3.5 से 4 लिखा है, इसको मैं 3.5 से 4.5 कर दूं, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है 5, 6, 7 कर दूं, नहीं, थोड़ा बहुत फर्क जो है वो थोड़ा बहुत फर्क चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किससे बना हुआ था? फेल्सिक रॉक्स से। इट वॉज मेड अप ऑफ फेल्सिक। तो ये किससे बना हुआ है? मैफिक। इट इज मेड अप ऑफ द मैफिक रॉक्स। इसमें क्या है? मैफिक रॉक्स है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ द मैफिक रॉक्स। इसमें क्या है? FMS, फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स। इसमें क्या है? FMS, फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स। समझ आई बात? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट दोनों हमने डिस्कस कर लिए। हमने कहा कि जब हम अर्थ के इंटीरियर की बात करते हैं तो वो 2 तरीके से डिवाइड हो सकता है, एक केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, एक रिजिडिटी के आधार पे। तो जब मैं केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहा हूं तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे मेरे 3 पार्ट हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। जब मैं रिजिडिटी की बात कर रहा हूं तो लिथोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर है, मीसोस्फीयर है और बेरिस्फीयर है। तो मैंने सबसे पहले ये उठाया और सबसे पहले मैंने क्रस्ट पढ़ा। तो मैंने देखा कि क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट्स में क्रस्ट मोटा है, ओशंस में छोटा है, ठीक है। मैंने कहा ये किससे, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, सॉरी कम है कॉन्टिनेंट्स की, जबकि ओशंस की डेंसिटी ज्यादा है। ये इट इज मेड अप ऑफ द नॉन फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स। इट इज मेड अप ऑफ द फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स। ये लाइटर है, ये थोड़े से क्या है? डार्क है। इज इट क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई भाई सभी को? ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरा जो पार्ट है वो दूसरा पार्ट क्या है? मेंटल। जब हम मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल को कैसे डिवाइड करते हैं? देखो मेंटल, ये जो मेंटल है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अर्थ के अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 80% वॉल्यूम जो है अर्थ का वो इसी में है और 60% मास। इट कंसिस्ट्स 80% वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड इट कंसिस्ट 60% मास ऑफ द अर्थ। 60% मास ऑफ अर्थ। तो 80% वॉल्यूम है और 60% मास है। तो आपने कहा ठीक है सर। अब जो मेंटल है उसको डिवाइड करते हैं तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया जाता है? देखो देखो इसके 3 पार्ट हैं। एक है अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल। दूसरा जो है वो है मिडल मेंटल, मध्य मेंटल। तीसरा जो है वो है इनर मेंटल। द थर्ड पार्ट इज द इनर मेंटल। तीसरा जो है वो है इनर मेंटल। अब मैं कहूंगा कि अपर मेंटल, मिडल मेंटल और इनर मेंटल को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? देखो मैंने यहां पर कहा कि ये क्या थे हमारे पास, ये क्या था हमारे पास? कॉन्टिनेंट्स थे। ये क्या थे हमारे पास? ओशंस थे। और ये पूरे का पूरा क्या था? क्रस्ट था। यहां से यहां तक की जो लाइन खींच दी मैंने, ये क्या हो गया? ये क्रस्ट हो गया। उस क्रस्ट के बाद हमारे पास मेंटल बनने शुरू हो गए। इसके बाद हमारे पास क्या हो गए? मेंटल बनने शुरू हो गए। ये है अपर मेंटल, ठीक है, ये है अपर मेंटल, ये है मिडल मेंटल और ये है इनर मेंटल। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अपर मेंटल, मिडल मेंटल और इनर मेंटल। अब देखो, अब सुनो बात को। जो मेंटल है इट इज मेड अप ऑफ, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ ओलिवाइन। इसके भीतर क्या होता है? इसके भीतर होता है ओलिवाइन। मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। ओलिवाइन स्पंज की तरह होता है, ठीक है, कि सेमी मोल्टन कंडीशन में रहता है। अच्छा, ये जो है ये डिस्टेंस ये लगभग 300 से 350 किलोमीटर मान के चलो, यहां से शुरू होता है। ये लगभग 300 to 350 किलोमीटर, ठीक है। यहां से ये जो है ये जो अपर मेंटल है वो अपर मेंटल 300 से 400 किलोमीटर तक होता है। ये यहां पे लिखना है, सॉरी। जो मिडल मेंटल है वो लगभग 700 किलोमीटर से 900 किलोमीटर के बीच में होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 700 to 900 किलोमीटर एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 2800 to 2900 किलोमीटर। तो ये क्या है? इसमें 150 किलोमीटर का अगर कभी फर्क आ जाता है तो ये नहीं सोचना है कि ये 150 किलोमीटर का फर्क आ गया तो ये क्यों आ गया,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास अपर मेंटल, मिडिल मेंटल और लोअर मेंटल हो गया। यहां पर हमें पता था कि ये कहां से कहां तक था, ये लगभग 60 से 80 किलोमीटर था, ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर था। तो उसके बाद लगभग 60 से 80 किलोमीटर से फिर 300 से 400 ये हो गया, 700 से 900 ये हो गया, 2800 से 900 ये हो गया। अपर मेंटल, मिडिल मेंटल और इनर मेंटल। अब देखो, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है कि ये जो है, इसकी सबसे पहले हमें क्या देखनी है, डेंसिटी देखनी है कि इसका घनत्व कितना है। फिर हमें क्या देखना है, रॉक देखना है कौन सा है, और फिर हमें क्या देखना है, मिनरल देखना है कौन सा है। तो हमने कहा यहां जो डेंसिटी है वो लगभग 4.5 से 5 के बीच में है, 4.5 to 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसकी यूनिट हो जाएगी। रॉक जो है वो पेरिडोटाइट है, रॉक है वो पेरिडोटाइट है, और जो मिनरल है उस मिनरल का नाम है ओलिवाइन, मिनरल इज ओलिवाइन। ठीक है, समझ आ रहा होगा आई थिंक आपको, याद करना है ये कि मेंटल जो है, अपर मेंटल, इसकी डेंसिटी ये है, रॉक ये है और मिनरल ये है। जब हम मिडिल मेंटल में पहुंचते हैं तो इसकी जो डेंसिटी है वो लगभग हो जाती है 5 to 7, 5 से 7 के बीच में। रॉक है ड्यूनाइट, रॉक जो है वो है ड्यूनाइट, रॉक है ड्यूनाइट। और जब हम बात करते हैं मिनरल की तो मिनरल है गार्नेट और स्पाइनल। जब हम बात करते हैं मिनरल की तो मिनरल कौन सा है यहां पर, गार्नेट और स्पाइनल, गार्नेट और स्पाइनल, ये क्या है, मिनरल है, गार्नेट एंड स्पाइनल। जब हम बात करते हैं इनर मेंटल की, सबसे निचला जो मेंटल है उसकी, तो इनर मेंटल की डेंसिटी है वो है 7 से 9, डेंसिटी जो है वो है 7 to 9। फिर हम बात करेंगे किसकी, रॉक की, फिर हम बात करेंगे किसकी, रॉक की। यहां पेरिडोटाइट था, यहां ड्यूनाइट था, यहां भी रॉक क्या होगा, ड्यूनाइट ही होगा, यहां भी ड्यूनाइट ही होगा। और यहां जो मिनरल होगा वो मिनरल भी क्या होगा, मिनरल यहां भी क्या होगा, मिनरल यहां भी क्या होगा, दैट इज गार्नेट एंड स्पाइनल, गार्नेट एंड स्पाइनल, यही होगा। तो ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट लिख लो, ठीक है। मतलब ये जो गार्नेट और स्पाइनल है, पता है क्या होता है, ये मत सोचना अलग होता है, कभी सोचो अलग होता है। इट इज गार्नेट एंड स्पाइनल इज डेंस वेराइटी ऑफ ओलिवाइन, डेंस वेराइटी ऑफ ओलिवाइन। जो ओलिवाइन होता है उसका जो और गाढ़ा रूप होता है, इट इज डेंस वेराइटी ऑफ ओलिवाइन, ओलिवाइन की डेंस वेराइटी होती है, इट इज डेंस वेराइटी ऑफ ओलिवाइन। ये होता है हमारे पास जो हमारा मेंटल है वो। तो मेंटल 3 पार्ट में डिवाइड है, अपर मेंटल, मिडिल मेंटल और इनर मेंटल। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये इसकी कहानी है, ठीक है। इज इट क्लियर। थर्ड जो पॉइंट आता है, तो हमारे पास क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया। थर्ड जो आता है वो आता है कोर, थर्ड आता है कोर। जब हम कोर की बात करते हैं तो कोर लगभग हमारा 2900 किलोमीटर से लेके और 6400 किलोमीटर तक होता है। कोर इज बिटवीन 2900 टू 6400। तो जो कोर है वो ऐसे डिवाइड होता है, ऐसे। कोर के भीतर क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या होता है, एक पार्ट क्या होता है आउटर कोर, और एक पार्ट क्या होता है इनर कोर। तो मैं दूसरा पेज ले लेता हूं, ठीक है। ये कोर हो गया इनर कोर, और ये क्या हो गया इसके बाहर आउटर कोर, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कह दिया दिस इज आउटर कोर एंड दिस इज इनर कोर। तो कोर किससे बना होता है, कोर इज मेड अप ऑफ द निकल एंड फेरस। नाइफ क्या बोलते हैं, नाइफ, नाइफ का मतलब क्या होता है, निकल एंड फेरस। मैंने बताया ना आपको कि अर्थ का मेन कंस्टिट्यूएंट है नाइफ, तो ये क्या है, निकल प्लस फेरस। अच्छा, अब आप कहेंगे ठीक है सर, ये 2900 से और 6400 किलोमीटर तक है, लेकिन अब ये बता दो हमें कि आउटर कोर और इनर कोर में क्या फर्क है। अब जो इनर कोर है इट इज प्योरली मेड अप ऑफ द आयरन एंड द निकल, लेकिन जो आउटर कोर है इसमें क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें आयरन होता है, आप कहोगे ठीक है। इसमें निकल होता है, आप कहोगे ठीक है। और क्या होता है,
इसमें सिलिकेट इंप्योरिटीज होती हैं। ये जो सिलिकेट इंप्योरिटीज होती हैं ये क्या करती हैं कि सिलिकेट इंप्योरिटीज की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। जब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने से आउटर कोर इज इन द प्लाज्मा स्टेट। आउटर कोर किस स्टेट में होती है? इट इज इन प्लाज्मा स्टेट। ये प्लाज्मा स्टेट में होती है, मतलब लिक्विड सेमी मोल्टन टाइप। इनर कोर है वो क्या है? सॉलिड। अब समझना कहानी, इनर कोर क्या है? सॉलिड। अब कहानी क्या है? अब अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ रोटेट कर रहा है, अपना जो एक्सिस है उस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। अब अर्थ रोटेट कर रहा था तो कोर भी रोटेट कर रहा था, कोर भी रोटेट कर रहा था। अर्थ के साथ साथ जब कोर रोटेट कर रहा था तो ये पार्ट तो सॉलिड था और ये पार्ट लिक्विड था। जो सॉलिड पार्ट है दैट इज आयरन एंड निकल, जो लिक्विड पार्ट है उसमें आयरन, निकल और सिलिकेट इंप्योरिटीज हैं। तो क्या क्रिएट हो जाएगा? अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर क्रिएट हो जाता है। आप अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर होता है ना, जो क्या करता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो जो ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे आयंस आते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, कैसे लाइटनिंग होती है, वो कंसेप्ट मैं आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी बीच में उसको यहाँ पे अगर हम उसको शुरू कर देंगे तो फिर लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है वो मैग्नेटोस्फीयर का रीजन क्या है, कारण क्या है? सो अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर इज क्रिएटेड ड्यू टू व्हेन द आउटर मोल्टन आउटर कोर इज स्पिनिंग अराउंड द सॉलिड इनर कोर। तो वो जब इनर कोर के चारों तरफ घूमती है तो उससे अर्थ का इट क्रिएट्स द अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि क्या होता है कि जो गैक्सो विमार होती है, गैक्सो गामा रेज और एक्स रेज, वो गामा रेज और एक्स रेज जब अर्थ से आती हैं इंसोलेशन में, तो वो क्या होती हैं कि अगर वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच गई तो दे विल रोस्ट द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो पूरी पृथ्वी को एकदम भून के रख देंगी। तो क्या करता है, मैग्नेटोस्फीयर उनको अब्जॉर्ब कर लेता है और उनको अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचने नहीं देता है। सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ये समझ आ गया होगा। आप लिख लेंगे दैट अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर इज क्रिएटेड व्हेन द outer semi molten core is spinning around the solid inner core, and that's why Earth's magnetosphere is created. Earth's magnetosphere is created. Is it okay? ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है ये 2900 से, तो ये होता है 2900 से लगभग 4800 किलोमीटर, और फिर 4800 से आगे क्या होता है, 2900 से 4800 और 4800 से फिर 6400, 4800 और फिर 4800 से 6400। ये आउटर कोर और इनर कोर की रेंज होती है। ठीक है, समझ आ गया भाई? क्लियर होगी बात? यहां तक की बात समझ में आ गई सभी को? तो मैंने आपको क्या समझा दिया? मैंने आपको बता दिया कि जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते अर्थ के इंटीरियर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या है, क्रस्ट है। ये क्या है, क्रस्ट है। उस क्रस्ट के बाद क्या है, उस क्रस्ट के बाद क्या है, उस क्रस्ट के बाद क्या है, ये क्रस्ट हो गया, ये क्रस्ट हो गया। देन आफ्टर क्या हो गया, अपर मेंटल, ठीक है जी। देन आफ्टर क्या हो गया, मिडल मेंटल, ठीक है जी। और देन आफ्टर क्या हो गया, इनर मेंटल, ठीक है जी। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गई आउटर कोर, ठीक है जी। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया इनर कोर, ठीक है जी। तो ये क्या हो गई, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। ये जो रेंज है ये लगभग 400 किलोमीटर है, अप्रोक्सीमेटली 300, 350, 400। ये जो रेंज है ये 900 किलो ये 2800 अप्रोक्सीमेटली 4800 एंड इट इज अप टू 6400 किलोमीटर। एक मिनट, ये कहां तक है,
ये कहां तक है, ये 6400 किलोमीटर तक है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब एक टर्म आती है, एक टर्म यूज होती है जिसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटीज। एक टर्म यूज होती है डिसकंटिन्यूटी, असंतता, डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि कोई लेयर है, उसमें कुछ मिनरल्स हैं, उसमें कुछ रॉक्स हैं, जब वो रॉक और मिनरल चेंज हो जाती है, मतलब एक जगह थी, एक सतह थी, उसमें रॉक और मिनरल सेम थे, और एक पॉइंट के बाद फिर रॉक और मिनरल चेंज होना शुरू हो गया, तो वो क्या बन गई, वो एक लेयर ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन गई, कि ये असंतता आ गई। इसके बाद फिर चीजें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो हम कहते हैं कि हमारी जो डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, वो डिसकंटिन्यूटीज कैसे होती हैं, कि सबसे पहली डिसकंटिन्यूटी होती है, सबसे पहली डिसकंटिन्यूटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना 60 से 80, ओशियनिक तो बहुत छोटा है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है, इसमें यहां पर जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको कहते हैं कोर्नार्ड डिसकंटिन्यूटी। पहला पॉइंट क्लियर। कोर्नार्ड डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में होती है, इट इज बिटवीन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। लगभग 30-35 किलोमीटर का जो दायरा होता है वहां पर ये पाई जाती है, 30-35 किलोमीटर के दायरे के बीच में, कि जहां पर जो आपकी फेल्सिक रॉक्स हैं वो मोर फेल्सिक रॉक एंड द लेस फेल्सिक रॉक्स। उसके बाद डिसकंटिन्यूटी शुरू होती है कि जब क्रस्ट जो है वो क्रस्ट किससे अलग होता है, क्रस्ट अलग होता है। ये क्रस्ट है ना पूरा, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है। तो क्रस्ट और मेंटल जब अलग होते हैं तो यहां डिसकंटिन्यूटी होती है मोहोज डिसकंटिन्यूटी। तो मोहोट किसके बीच में है, बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल। जो अपर मेंटल और मिडल मेंटल है इसके बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, कोई खास डिसकंटिन्यूटी नहीं पाई जाती है। लोअर मेंटल, ये यहां पर देखो, बिटवीन द मिडल मेंटल एंड द इनर मेंटल, इसके बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। यहां एक डिसकंटिन्यूटी मिलती है, उस डिसकंटिन्यूटी का नाम है बर्च। बर्च, या फिर इस बर्च का ही दूसरा नाम होता है रेपेटी। रेपेटी। यहां क्या मिलता है, यहां मिलता है गटनबर्ग, यहां मिलता है गटनबर्ग, और यहां क्या मिलता है, यहां मिलता है लिहमैन। यहां क्या मिलता है, लिहमैन। ठीक है, मैंने कैसे याद किया था, जब मैं तैयारी करनी शुरू की थी मैंने, तो मैंने इसको इस तरीके से याद किया था। कंटिन्यू चल रही है सर, मुझे दिया हुआ है 104। एक बार कैलाश से बात कर लो आप। ठीक है, तो ये क्या होता है, MRGL, इट इज MRGL। तो MRGL कैसे है, देखो, कोर्नार्ड तो याद रखो कि कोर्नार्ड तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में है, मोहो, रेपेटी, गटनबर्ग और लिहमैन। तो पहले तो आप क्या लिख दो, मोहो लिख दो, कई बार ना यहां गड़बड़ हो जाती है। सर कैलाश से बात कर लो एक बार आप। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मोहो है, मोहो है, तो यहां देखो इट इज MRGL। तो ये क्या हो गया, बर्च, बर्च, या फिर इसको क्या कह लो, रेपेटी। ये हो गया गटनबर्ग, और ये क्या हो गया, ये हो गया लिहमैन। ठीक है, तो मैंने कैसे याद किया था, मोहो आ गया। अब मैं नीचे से शुरू कर देता हूं, तो नीचे से कंटिन्यू है, लिहमैन, गटनबर्ग और रेपेटी। समझ आई कि नहीं आई बात। तो ये क्या हो गया, 1 मिनट रुकना भाई, जस्ट 1 मिनट। इज इट ओके, क्लियर होगी बात, समझ आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये लिहमैन, गटनबर्ग, बर्च और मोहो, ये डिसकंटिन्यूटीज होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट जानो, कि अब हमें पता चल गया कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, क्रस्ट, मेंटल और कोर हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्रस्ट की क्या प्रॉपर्टीज है, मेंटल की क्या प्रॉपर्टीज है, कोर की क्या प्रॉपर्टीज है। अब बात आती है लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीसोस्फीयर और बेरिस्फीयर। ये क्या कहानी है। इस कहानी को जब हम जानते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हमें तो वही पढ़ना है, हमें तो क्या पढ़ना है, हमें तो क्रस्ट, ये क्रस्ट हो गया, ये क्रस्ट हो गया। देन आफ्टर हमने क्या पढ़ना है, हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये क्रस्ट हो गया। क्रस्ट के बाद यहां पर क्या हो गया, ये अपर मेंटल हो गया, यहां पर क्या हो गया, मिडल मेंटल हो गया,
ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, लिखता नहीं हूं, क्योंकि अब तुम्हें याद हो गया कि ये अपर मेंटल है, ये मिडल मेंटल है, ये इनर मेंटल है। ठीक है, ये मेंटल हो गया, ये मेंटल का पार्ट है। उसके बाद क्या है, कोर है। जब हम कोर की बात करते हैं तो कोर के दो पार्ट हैं। ये यहां से क्या होगी, हमारी कोर शुरू होगी, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है, और ये हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर हो गया। आप कहोगे ठीक है सर, यहां तक की बात जो है वो हमें क्या आ गई, समझ में आ गई, यहां तक हम चीजों को क्लियर समझ गए। अब क्या होता है कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी और आपका अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। तो मैंने कहा कि लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। सीसी का मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। लिथोस्फीयर क्या है, ओशनिक क्रस्ट इसमें शामिल है, ओशनिक क्रस्ट है, और प्लस क्या है, अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, कि जो अपर मेंटल का अपर पार्ट है वो भी इसमें शामिल है। तो आप एक बात बताओ, ये जो पूरा मामला है ये सॉलिड है कि नहीं है, ये रिजिड है कि नहीं है, क्योंकि रिजिडिटी है ना इसमें, तो ये रिजिड है, ये सॉलिड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, वो है लिथोस्फीयर। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज रफली अबाउट 100 किलोमीटर्स। रफली कहां तक होता है, अप टू 100 किलोमीटर तक होता है, 100 किलोमीटर तक होता है, ब्रिटल होता है, रिजिड होता है। और इसमें बता दूं कि जब आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, जब मैं कहूंगा कि प्लेट्स मूव कर रही है, तो वो जो प्लेट टूटती हैं वो लिथोस्फीयर से ही टूटती है। बिकॉज लिथोस्फीयर ब्रिटल होता है तो इट इज ब्रोकन इनटू प्लेट्स। और ये जो प्लेट वर्ड है, दिस प्लेट वर्ड वाज कॉइन्ड बाय द टूजो विल्सन। टूजो विल्सन ने इस वर्ड को कॉइन किया था। तो आप क्या लिखेंगे, दैट अल्टीमेटली दिस लिथोस्फीयर ब्रेक इनटू प्लेट्स। लिथोस्फीयर किस में टूटता है, फिर प्लेट्स में टूटता है। दिस लिथोस्फीयर ब्रेक इनटू प्लेट्स, प्लेट्स में टूटता है। ठीक है, ये हो गया लिथोस्फीयर। अच्छा, अब बात आती है दूसरी, एस्थेनोस्फीयर। दूसरी बात आती है एस्थेनोस्फीयर, कि ये एस्थेनोस्फीयर क्या है। जब हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर क्या है, तो अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल तो ले ही लिया था, तो अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल ले लिया था, तो क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ अपर मेंटल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ अपर मेंटल, कि ऊपरी मेंटल का जो बचा हुआ हिस्सा है वो एस्थेनोस्फीयर है। यानी कि मैं कहूंगा कि यही है जहां पर लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या करती हैं, मूव करती हैं। जब हम कहते हैं ना कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं, दे आर मूविंग ओवर द एस्थेनोस्फीयर, तो एस्थेनोस्फीयर में क्या है, ओलिवाइन। एस्थेनोस्फीयर क्या है, मेंटल। मेंटल में क्या था, ओलिवाइन। ओलिवाइन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो ऐसे पिचक जाता है। ठीक है, ऐसे प्रेस करते हैं तो प्रेस डिफॉर्म हो जाता है। तो मैं कहूंगा आपसे कि एस्थेनोस्फीयर इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। ठीक है, और ये क्या है, इसके भीतर क्या है, ओलिवाइन है। और यहां पर एक लाइन लिख लो, दैट लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव्स ओवर द एस्थेनोस्फीयर, कि लिथोस्फीयर को प्लेट्स में टूटता है और वो प्लेट किस पर मूव करती है, एस्थेनोस्फीयर पर मूव करती है। सो इट इज रिलेटिवली सॉफ्टर, सॉफ्ट होता है ये, एंड इट इज डिफॉर्म्ड अंडर द प्रेशर। जब इस पे प्रेशर अप्लाई होता है तो ये टूट जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद लिथोस्फीयर हो गया, एस्थेनोस्फीयर हो गया, देन आफ्टर आता है मीसोस्फीयर। देन आफ्टर आता है मीसोस्फीयर। जो मीसोस्फीयर है इसको पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। जो पायरो वर्ड होता है, इस पायरो वर्ड का मीनिंग होता है आग। पायरो वर्ड का मतलब होता है फायर। तो इसमें आता है मिडल मेंटल, ये मिडल मेंटल प्लस लोअर मेंटल, तो इट इंक्लूड्स मिडल मेंटल प्लस इनर मेंटल। तो ये किस में आता है, मीसोस्फीयर में। और फिर बचता है बेरिस्फीयर। तो आई डोंट थिंक कि कोई जरूरत है मुझे बताने के लिए कि बेरिस्फीयर क्या है। बेरिस्फीयर किसको कहा जाता है, ये जो कोर का पार्ट है यहां से यहां तक, इसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज बेरिस्फीयर। तो आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी
कि जब हम अर्थ के इंटीरियर्स की बात करते हैं तो अर्थ का इंटीरियर किस तरीके से डिवाइड होता है, किस तरीके से हम समझते हैं। तो एक क्वेश्चन बन गया, डिस्कस अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन बन गया, आपके पास डेटा आ गया, आप कंटेंट तैयार कर दिया, आपको दे दिया, अब आप लिख सकते हैं, इजीली बना सकते हैं सवाल। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटीज आपको मैंने समझा दी, मैंने आपको अर्थ के इंटीरियर लेयर्स बता दी, मैंने आपको क्रस्ट मेंटल कोर क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें बता दी। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोगों को कमेंट जरूर करके बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगती है, जरूर से जरूर कमेंट करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बार लाइक और शेयर, ये 2 काम 3 काम आपको जरूर से जरूर करने हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ इसमें बचता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, 2 मिनट रुक जाओ, कोई जाएगा नहीं, सभी देखेंगे इसको, कि हमारा आज डिस्कशन था दैट अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन, कि अर्थ क्या है और इसकी कंपोजिशन क्या है। तो मैं मान के चलता हूं कि अर्थ और इसकी कंपोजिशन के बारे में आज हमने पढ़ लिया है। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, और इंटीरियर ऑफ अर्थ क्या है, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ में कौन कौन सी लेयरिंग है, किस किस तरीके से लेयर्स हैं, ये सारा डिस्कशन हमारा हो गया है। सो इज इट ओके? सो बस यही है लास्ट में कि नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा वो हम रॉक्स पर करेंगे, कि रॉक्स कितने टाइप की होती हैं, चट्टानें कौन कौन सी होती हैं, इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक क्या होती हैं, और अल्टीमेटली अर्थ के इंटीरियर्स में जब हम जाते हैं तो अर्थ के इंटीरियर्स में हमें पता कैसे चलता है, व्हाट आर द एविडेंस अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर। क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी आपको पता है थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है, लेकिन हम इनको ईजी बना के पढ़ेंगे, हम इनको आसान बना के पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट यही है मेरा बस आपसे कहना कि आप सभी लोगों को ये नोट्स बनाने हैं। ठीक है, शुरुआत से लेके आखिरी तक एक एक बात आपको लिखनी है, जो भी बात मैं बोलता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने हैं, मैं भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। और मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, डिस्कस अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन आपको लिख के, और मेरे पास टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, वहां मेरे साथ शेयर करना है। और ऑल दो इट्स ओके, सो ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। और इसके अलावा एक बात और बता दूं आपको कि YouTube ओपन करना, और YouTube ओपन करोगे तो आप हरियाणा स्टडी IQ सर्च करना। तो हरियाणा स्टडी IQ जब आप सर्च करेंगे तो हरियाणा स्टडी IQ, तो यहाँ पर आपको जो है ना वो हमारी क्लासेस जो है वो नजर आ जाएंगी। हरियाणा स्टडी IQ YouTube चैनल जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको हमारी क्लासेस नजर आ जाएंगी। यहाँ पर देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, या फिर इस वीडियो सेक्शन में जाके देखेंगे तो उस वीडियो सेक्शन में आपको लास्ट जो क्लास है वो लास्ट क्लास दिख जाएगी यहाँ पे। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स, उससे पहले जो क्लास हुई थी अर्थ एंड इट्स एसोसिएटेड फीचर्स। और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट दिखाई दे जाएगी कि यहाँ पर हम ज्योग्राफी के और कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट भी डिस्कस करते हैं। अदरवाइज लाइव क्लासेस में देखेंगे तो लाइव क्लासेस में सभी टीचर्स की क्लासेस हैं, ये क्लासेस आपको नजर आ जाएंगी। ये क्लासेस भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो अदरवाइज इट्स ओके। ठीक है, चलो तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर। लाइक शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करना है। सी यू।